नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS-PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम आपको बताएंगे क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, किस देश से ली गई थी संविधान की प्रस्तावना, क्या है प्रस्तावना और क्या चार घटक हैं प्रस्तावना के। साथ ही हम आपको बताएंगे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या, जिसमें संप्रभुता, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी गणराज्य, जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या जजमेंट थी बेरुबारी संघ मामले में 1960 में, और फिर अपना ही फैसला पलटते हुए क्या कहा था 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 15 है। इससे पहले हम 14 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्यपाल के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, भारतीय न्यायिक प्रणाली के बारे में, भारत की राजभाषाओं के बारे में, पंचायती राज के बारे में। साथ ही हमने बताया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और भारतीय संविधान सभा के बारे में, जो कि विस्तार से हमने बताया है। आप देख सकते हो हमारे प्ले लिस्ट HCS-PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था तथा तद उपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। अब हम बताते हैं आपको भारतीय संविधान का प्रीएम्बल को क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र। हम आपको बता दें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था और वहीं से भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। हम आपको बता दें हमने भारतीय संविधान सभा में आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। अमेरिका संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसका आंसर होगा नानी पालकीवाला ने। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है, अमेरिका से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारतीय देश में संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका आंसर होगा अमेरिका संविधान से। हम आपको बता दें क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करते हैं। हम आपको बता दें ये प्रस्तावना भारतीय संविधान में लिखी गई है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय संविधान में क्या तारीख लिखी गई जिससे संविधान लागू हुआ था। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949।
बल्कि हमारा संविधान पूरी तरह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम संविधान दिवस ही मनाते हैं। आगे अब हम बताते हैं प्रस्तावना के 4 घटक, 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। ये इस बात की ओर इशारा करता है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। दूसरा, ये इस बात की भी घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। तीसरा घटक, ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। चौथा और अंतिम, इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। ये हैं संविधान के 4 घटक जिसमें बताया गया है संविधान के प्रस्तावना के बारे में, और ये थी ऊपर प्रस्तावना जो कि संविधान में लिखी हुई है। हम आपको बता दें, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है कि संविधान में किस तारीख को अपनाया गया था, संविधान में क्या तारीख लिख रखी है 26 नवंबर 1949। अब हम बताते हैं आपको प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या जो कि प्रस्तावना में निहित है। सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका यानी भारत की संसद को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। हम आपको बता दें, संप्रभुता का अर्थ है यह है कि भारत अपनी टेरिटरी के अंदर अपने विधायिका अपने संविधान के तहत अपने देश के लोगों के लिए कोई भी कानून बना सकता है। किसी दूसरे देश से वो किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है, न ही दूसरे देश से प्रभावित कर सकते। ये मतलब है संप्रभुता का। आगे समाजवादी यानी सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावनाओं में जोड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि समाजवादी शब्द यानी सोशलिस्ट शब्द कब संविधान में कब जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। हम आपको बता दें, 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हम आपको बता दें, समाजवादी का मतलब है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को देश के अंदर समान अवसर मिलेंगे, और भारत में है लोकतांत्रिक समाजवाद। और हम आपको बता दें, समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावनाओं में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। राज्य से मतलब ये है कि देश। हम आपको बता दें, देश को संविधान में राज्य कहा गया है। सभी धर्मों को राज्य मतलब कि देश सभी धर्मों को समानता प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा और समर्थन पाने का अधिकार है। यानी कि देश की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, वो सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखेगा और उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सब इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर। और ये हमारे भारतीय संविधान में संविधान के भाग 3 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में भी
धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि देश की नज़र में हर धर्म समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और वो हर धर्म की सुरक्षा करेगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में मौलिक अधिकारों में भी निहित है। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट, एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। हम आपको बता दें, लोकतंत्र का अर्थ है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वोट द्वारा यह चुनी जाएगी, और न्यायपालिका आदि स्वतंत्र रूप से काम करेंगी, कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। ये अर्थ है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक का। आगे रिपब्लिक का, एक गणतंत्र अथवा गणराज्य राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, या इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित है। सॉरी, हम आपको बता दें, गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब ये है कि राज्य का जो प्रमुख होगा ना, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। हमारे भारत में राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, परोक्ष रूप से चुना जाता है, जो कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद और राज्य विधानसभाओं में चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। इसलिए भारत एक रिपब्लिक देश भी है। आगे जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूप में समाविष्ट किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। हम आपको बता दें, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। हम आपको बता दें, न्याय, भारतीय संविधान में न्याय को 3 भागों में बांटा गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और यह हमने बताया आपको क्या है सामाजिक न्याय, क्या है आर्थिक न्याय और क्या है राजनीतिक न्याय। आगे लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त है या स्वतंत्र है। ये मतलब है स्वतंत्रता का, कि वो आदमी किसी प्रकार किसी के दबाव में ना हो, तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, और वो मुक्त हो। अब बात करते हैं हम इक्वलिटी, समानता। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है, यानी कि समाज के किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, सभी देश में बराबर हैं। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। देश के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार, विशेष छूट नहीं मिलेगी।
ये कहता है हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि हमारा संविधान। अब बात करते हैं हम अगले शब्द की, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। भाईचारे का अर्थ है बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। अब हम आपको बताएंगे क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रियम्बल में। अभी तक केवल एक बार ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, हम आपको बताते हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1976 में भारत की प्रस्तावनाओं में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें वो 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। हम आपको बता दें ये तीनों शब्द एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़े गए थे। समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और इंटीग्रिटी अखंडता, ये तीनों आप नोट कर लेना। आगे अब हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या व्याख्या दी गई थी प्रियम्बल की। बताएंगे क्या कहा था बेरुबारी केस में और क्या कहा था अपना फैसला पलटते हुए क्या कहा था केशवानंद भारती केस में। हम आपको बता दें संविधान की प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गया था। बेरुबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बता दें 1960 में बेरुबारी केस में प्रियम्बल को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। अब इसी फैसले को पलटते हुए 1973 में क्या कहा केशवानंद भारती केस में। हम आपको बता दें केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और एक बार 1973 में कहा, लेकिन एक बार फिर LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यानी बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, वहीं केशवानंद भारती 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और वहीं इसी फैसले को दोबारा LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार संविधान भारत के संविधान की प्रस्तावना के खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श उद्देश्य दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगत अथवा निष्पक्ष प्रदान करती है। हम आपको बता दें ये था भारत की प्रस्तावना के बारे में। हमने आपको बताया किस देश से ली गई है, हमने आपको बताया ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। वही हमने बताया कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया है। हमने आपको बताया 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद हमने आपको बताया क्या मतलब है फ्रेटर्निटी का, इक्वलिटी का, लिबर्टी का। वही हमने बताया आपको जस्टिस का, रिपब्लिक का, डेमोक्रेटिक का, सेकुलर का, सोशलिस्ट का, सॉवर्निटी का। साथ ही हमने बताया क्या हैं 4 तत्व इसके और बताया हमने क्या है प्रस्तावना। आज का हमारा इस सेशन